तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह आपके चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन का पहली केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से आपको समझ आ गया है कि हमारा जो कंपाउंड होगा हेलोजन कंपाउंड, हमारा हेलो एल्केन। अभी हम यहाँ बात हेलो एल्केन की करते हैं क्योंकि हमारे हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, उसका सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो हमारा जो हेलो एल्केन है, इसमें अब आप समझ गए हैं कि जो हमारा X अर्थात हमारा जो हेलोजन ग्रुप होगा, इसको कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी एक मॉलिक्यूल को बदल के खुद आ जाने को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपको बता दें, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, वो दो तरीके से की जा सकती है। पहली आती है SN1 रिएक्शन, दूसरी SN2 रिएक्शन। इसको SN1 लिखा है, पर पढ़ते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। SN1 एंड SN2 रिएक्शन भी कहा जाता है। SN1 को हम जनरली हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और SN2 को जनरली हम कहते हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये दो अलग अलग तरीके से होने वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक दो स्टेप में होती है, एक सिंगल स्टेप में होती है। एक में कार्बोकैटायन बनता है, एक में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बहुत सारा अंतर है, बट हम दोनों को हमें स्टडी करना है। इस लेक्चर में हम SN1 रिएक्शन को अच्छे से स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम SN2 रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर। अब SN1 जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होती कैसे? तो इसमें हमारा जो जनरली जो तरीका होता है वो सबसे पहले ध्यान से सुनना होता है। हमारे पास कोई भी कार्बोकैटायन बनता है, और वो कार्बोकैटायन बनता है कैसे? हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लिया हमने CH3, CH3, ये हमारे पास एक हेलो एल्केन है। इसकी रिएक्शन हमने कराई इसके साथ हमारे कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में OH नेगेटिव होता है, लेकिन अब OH नेगेटिव किसी न किसी चीज़ के साथ कर रहा है, तो वो K+ के साथ होता है। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ। एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो यहाँ पे हम ये KOH लेंगे, ये KOH एल्कोहलिक नहीं एक्वस होना चाहिए। ये KOH एल्कोहलिक नहीं एक्वस होना चाहिए। अगर आप कभी रिएक्शन लिख रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में जो KOH लिया जाता है वो एल्कोहलिक होता है एक्वस होता है, मतलब एल्कोहलिक होने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एक्वस थोड़ा सा ठीक ठाक पावरफुल होता है। तो इसका सिंपल आंसर है कि वो एक्वस होता है। कारण क्योंकि एक्वस KOH ही हमारा सब्स्टिट्यूशन करा सकता है। ये Cl की जगह OH को जोड़ना ये एक्वस ही कर पाता है। अगर हमने यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ले लिया तो यहाँ पे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH में OH नेगेटिव बेस की तरह एक्ट कर देगा, और जो इस कंपाउंड में क्या बना देगा, एक डबल बॉन्ड बना देगा, जो कि एक एल्कीन बना देगा, जो कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ना कि सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो KOH लिया जाता है वो एक्वस लिया जाता है। जनरल रिएक्शन की बात करें तो कुछ नहीं होता है, इसमें हम ये जो KOH और OH है ये रिप्लेस करता है Cl को, और हमारा कुछ ये कंपाउंड होता है, और साथ में K और Cl KCl कर देते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन होती है, ये जनरल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों में काम यही होता है कि Cl निकलता है, OH जुड़ जाता है। तरीका, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि वो किस तरीके से होता है। SN1 जो मैकेनिज्म होती है वो जाती है इंटरमीडिएट से, ये इंटरमीडिएट से जाने वाली इंटरमीडिएट्स होते हैं। अब इंटरमीडिएट्स होते हैं मतलब इसमें सबसे दो स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट बनेगा और दूसरे स्टेप में हमारा OH अटैक करेगा।
पहले स्टेट में इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, तो ऑब्वियसली वो कार्बोकेटायन बनेगा। पहला स्टेप में हमारा कार्बोकेटायन बनेगा और फिर ये कार्बोकेटायन में हमारा अटैक करेगा OH नेगेटिव अटैक करेगा। तो इसकी अब मैकेनिज्म जाननी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो जनरल रिएक्शन हो गई, हमारा हेलो एल्केन प्लस KOH एक्वस ये बना देगा हमें एल्कोहल वगैरह बना के दे देगा। अब शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होता है ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो। इस स्टेप में हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। कार्बोकेटायन फॉर्म कैसे होता है, ऑब्वियसली खुद देखो ना, CH3CCl। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इधर को लीव तोड़ देगा बॉन्ड, तो -Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा CH3 का ऑक्साइड C पॉजिटिव, जो कि एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो हमारा जो कार्बोकेटायन है CH3 होल साइज C पॉजिटिव, इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अटैक करेगा, ऑब्वियसली प्लस और माइनस की जो बॉन्ड बनेगा तो हमारा एल्कोहल बन जाएगा CH3 होल साइज COH। तो SN1 रिएक्शन इस मैकेनिज्म से होते जाती है, जो कि है इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। होता क्या, दोबारा सुनना, सबसे पहले स्टेप में हमारा कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन जो स्टेप में बनता है ना, याद रखना, ये होता है रिएक्शन का स्लो स्टेप। और एक बार तुरंत जैसे कार्बोकेटायन बन गया, तुरंत जल्दी से न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्ट करता है। तो मतलब कार्बोकेटायन बनने में ज़्यादा टाइम लगता है और किसको, न्यूक्लियोफाइल के रिएक्ट करने में कम टाइम लगता है। तो जब कार्बोकेटायन बनेगा, सबसे पहले में हमारा कंपाउंड है Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl माइनस निकलेगा, माइनस में निकलेगा तो Cl प्लस, मतलब C में प्लस साथ आएगा, जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। जैसे कार्बोकेटायन बनेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो बहुत तेजी से करेगा और प्लस और माइनस पर बॉन्ड बन जाएगा, और इसका जो K है यहाँ K से के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया जनरल रिएक्शन। जनरल अब थोड़ा सा इसको अच्छी से समझते हैं। इसी जो सेकंड रिएक्शन ना, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये तो जनरल, ये भी जनरल रिएक्शन है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल 2 तरीके से बन सकता है। अब ध्यान से सुनो, जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप अच्छी से करना। नंबर 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस स्टेप से ना तुम्हें एक बहुत ही बड़ी चीज पता चलेगी, जिसे कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है। ये हमारा ग्रुप है, ये 3 CH3 के साथ हमारा कार्बोकेटायन था। अब इसके बाद जिस, अब ध्यान सुनना, ये होगा उसके ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में होगा प्लस चार्ज होगा, ऑब्वियसली। अब यहाँ से OH नेगेटिव अटैक करना, OH नेगेटिव अटैक करना आ चुका है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, इस पॉइंट में OH नेगेटिव, इस और देखो OH को क्या करना है, अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देना। अगर तुम्हें पता है बॉन्ड बनता है कैसे, ऑक्सीजन के बाद नेगेटिव चार्ज मतलब 2 फालतू के इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, देगा उसने कार्बन को, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, इलेक्ट्रॉन बचेगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है, और हर हमने पी कैसे बना रखा है, पी बना रखे, ये कार्बन का पी ऑर्बिटल होते हैं और पी 2 होते हैं, ये इस तरीके से 2 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यही वो 2 ऑर्बिटल है। अब OH के पास चांस है, क्या चांस है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी दे सकते हैं, ऑब्वियसली, और वो अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकता है। उसके बाद दोनों जगह क्या है, जाने का चांस है कि वो इधर भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर दे सकता है। अब अगर गौर बोले चीज़ क्या हो रही है, इधर CH3 है, ये जो 3 CH3 है, ये से प्लेन में है, CH3 कार्बन, इसका एक ऑर्बिटल यहाँ इस तरीके से है, एक ऑर्बिटल ऐसे पीछे इस तरीके से, ये सब CH3, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ। अब OH आ रहा है, OH यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहाँ भी दे सकता है, उसको कोई कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो प्लेन में है, एक अबव द प्लेन ऑर्बिटल है, एक बिलो द प्लेन ऑर्बिटल है, तो वो कहीं भी अपनी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब वो
तो अगर वो सामने वाली जगह में इलेक्ट्रॉन देगा इस तरीके से, मान लो इसने सामने वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, प्लस अगर उसने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन में, पीछे वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। तो याद है दो कंपाउंड बन सकते हैं, हाँ दो टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। अब इनके नाम ध्यान से सुनना। अगर हमारे, अब याद करो पहला स्टेप याद करो, पहले स्टेप में क्या कंपाउंड था, पहले स्टेप में कंपाउंड ये था CH3Cl, ऐसा कुछ कंपाउंड था। अगर हमारा OH ग्रुप उसी जगह में फिट होगा जहाँ पे हमारा Cl बैठा रहता है, मतलब वो कोई चेंज नहीं करेगा। CH3 पहले भी ऐसे ही थे, C के साथ जब ये CH3 पहले भी सेम ही थे, और C के साथ जिस जगह पे हमारा Cl ग्रुप जुड़ा था उसी जगह पे अगर OH ग्रुप जुड़ता है, मतलब वो कोई चेंज नहीं करता है, तो यहाँ पे होता है रिटेंशन। क्या होता है? रिटेंशन। अगर तुम्हारा IPL देखा तो आपको पता होगा कि अगर कोई प्लेयर को अपनी फ्रेंचाइजी नहीं जाने देती है, जैसे RCB ने विराट कोहली को नहीं रिलीज किया तो उन्हें रिटेन किया, मतलब वैसा ही रहने दिया, तो ऐसे करके यहाँ पे भी OH ने Cl को नई जगह नहीं जोड़ी, जहाँ पे Cl था वहीं पे रहा, तो इसको कहते हैं रिटेंशन। क्या होना? रिटेंशन होना। स्टीरियो केमिस्ट्री में रिटेंशन होना, तो कोई बदलाव नहीं आना। लेकिन अगर उसने बदल दिया, Cl जिस तरफ था उससे अपोजिट साइड अगर उसने जोड़ दिया, OH कहाँ गया? Cl एक्चुअल में यहाँ से जुड़ा था ना इस तरीके से, अगर वो उससे अपोजिट साइड अगर जुड़ गई तो इसको कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे वो क्या आ गया? इन्वर्जन आ गया। इन्वर्जन मतलब दूसरी साइड आ गया, ये साइड दूसरी साइड आ गया। तो पॉइंट याद रखना, तो SN1 में दो टाइप की ज्योमेट्री बन सकती है, या तो OH अपने इलेक्ट्रॉन सामने भी दे सकता है पैर वाले ऑर्बिटल में, और पीछे वाले ऑर्बिटल में दे सकता है। अगर वो बाहर सामने वाले में दे रहा है, मतलब जहाँ पे Cl था वहीं पे दे रहा है, तो वो अपनी कोई भी ज्यादा बदलाव नहीं है। ऐसा तो कंपाउंड था, बस यहाँ पे Cl था, एग्जैक्टली सेम ही था कंपाउंड पहले स्टेप में, बस यहाँ पे क्या था? Cl था। तो अगर यहाँ पे हमारी ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो है रिटेन हो जा रहा है, टेंशन आ जा रहा है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कंपाउंड पीछे साइड चले गया, यहाँ से इस वाले ऑर्बिटल में उसने अपनी इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? इन्वर्जन आएगा, चीज पूरा बदल नहीं गया, यहाँ से इधर पीछे आ गया, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। तो याद रखना SN1 रिएक्शन में दो टाइप की ज्योमेट्री बनती है, रिटेंशन और इन्वर्जन। 50% कंपाउंड रिटेंशन होते हैं और 50% क्या होते हैं? इन्वर्जन होते हैं। अगर 50% याद होगा तुम लास्ट सेमेस्टर, अगर याद हो, फर्स्ट सेमेस्टर याद हो, फिर अगर किसी कंपाउंड में 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है, तो उसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब याद हो, तो इसमें हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो ये सेकंड स्टेप याद रखना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है। सामने से कर रहा है तो रिटेंशन बनेगा, पीछे कर रहा है तो इन्वर्जन बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। अब इसे SN1 क्यों कहते हैं? हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसे SN1 क्यों कहते हैं? दो स्टेप में रिएक्शन होती है, तो SN2 क्यों नहीं कहते? वाई दिस रिएक्शन कॉल्ड SN1? तो याद रखना SN1 जो 1 लगा है ना, ये 1 स्टेप के नाम पे नहीं है। ये जो SN1 है ना, ये 1 स्टेप नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब देखो, हमें बताया केमिकल काइनेटिक्स हमने लास्ट सेमेस्टर अच्छे से पढ़े। हमने क्या पढ़ा है? जो भी रिएक्शन अगर बहुत ज़्यादा स्टेप में होती है, मतलब रिएक्शन अगर बहुत ज़्यादा स्टेप में हो रही है, तो अब ध्यान सुनना, अगर रिएक्शन हमारी बहुत ज़्यादा स्टेप में हो रही है, तो जो स्लो स्टेप होता है, कैसा स्टेप होता है? स्लो स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट डिटरमाइन करते हैं, मतलब ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। रेट डिटरमाइन करना मतलब ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। हमारा स्लो स्टेप यहाँ पे पहला वाला था, क्या था? पहला वाला ये था ना, ये तो था हमारा पहला स्टेप, ये था स्लो स्टेप, मैंने लिखा भी था उसके ऊपर, ये हमारा स्लो स्टेप है। अब मुझे एक जवाब दो, रेट कैसे डिपेंड करता है? अगर मैं पूछूँ इसका रेट होता था रिएक्टेंट की पावर, उससे अब स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, एक्सपेरिमेंट आता है रिएक्टेंट का। अब खुद देखो कितने रिएक्टेंट है, एक ही तो रिएक्टेंट है ये, तो बस जो भी डिपेंड करेगा इसी की मोल की पावर में डिपेंड करेगा। अब जब एक्सपेरिमेंट से जब देखा गया कि हमारा SN1 में कितने डिपेंड कर रहा है, तो ये 1, इसकी पावर 1 आती थी या 0 पे आती थी, सॉरी 1 आती थी, क्या आती थी? 1 आती थी, क्योंकि तुम्हें खुद बताया रेट जो है सिर्फ रिएक्टर में डिपेंड करता है, और कुछ चीज़ है क्या इधर? नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता, मान लो
A प्लस बी गिव सी। तो अगर आर यहाँ पे तुम डिफाइन करते तो आता ए और बी, 1+1 कितने आते 2, क्योंकि रेट यहाँ पे दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। बट हमारे स्लो स्टेप रिएक्शन में SN1 के है ही एक चीज़, क्या से रिएक्टेंट ही तो है। अगर है ही एक चीज़ तो रेट हमारे एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक ही चीज़ पे डिपेंड होने का मतलब उसका ऑर्डर वन ही तो होगा, ऑर्डर होता होगा वन। तो हमारे SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम इसे SN1 कहते हैं। यूनिमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं, जो कि सिर्फ क्या है रिएक्टेंट है। ये चीज न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रही है। इस स्टेप में कहीं पे ओवर नेगेटिव का जिक्र हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने अटैक तो नेक्स्ट स्टेप में किया क्योंकि फास्ट था। तो स्लो स्टेप अगर जिक्र ही नहीं हुआ तो उसमें हमारा डिपेंड करता ही नहीं है। सिंपल बात, सिंपल बात। तो ये तो हो गई रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर अफेक्टिंग की। कौन कौन से फैक्टर SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ SN1 है तो पूरा लिखना होगा। फैक्टर अफेक्टिंग SN1। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब समझना ध्यान से, हमें पता है जो रिएक्टेंट है उसे आगे जाके क्या बनना है, कार्बोकेटाइन बनना है। हमारे रिएक्टर को क्या बनना है, कार्बोकेटाइन बनना है। अब कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होने का उतना ज्यादा रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी। हमने ये पढ़ा है कि जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है होता आगे बढ़ती है। अगर कभी तुम्हें पता हो तो अगर तुम्हें किसी भी रिएक्शन में दो चीजें बनती है, मान लो दो तरीके से चीजें बन सकती है, कोई भी मान कर कोई भी चीज अगर कभी दो चीज़ों से रिएक्शन बनती है तो हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं उसकी मैकेनिज्म में जो कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन बना है कहीं कुछ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अगर वो कोई कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल दिखता है तो हम कहते हैं कि ये ज़्यादा आगे जाएगा, 80% मेजर ये बनेगा। तो पॉइंट ध्यान रखना, जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, उतना ज़्यादा हमारा स्टेबल क्या होगा, रिएक्शन होगी और उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन जाएगी। अरे यार स्टेबल होगा तो तुरंत शेयर को निकालना चाहेगा, ठीक है। अब पॉइंट ध्यान रखना, हमें पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री। हमने पढ़ा तो है फर्स्ट सेमेस्टर में जब आया था, फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़ा था हमने चैप्टर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो मतलब अगर मैं कोई पूछे सवाल कुछ दे दे ये कि इसमें से और इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ज़्यादा क्या देगा, जल्दी क्या देगा, SN1 रिएक्शन देगा, तो तुम खाली क्या देखोगे, तुम्हें बस कुछ नहीं देखना है, तुम बस क्या देखोगे, डिग्री देखोगे। ये वाला कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो फर्दर 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। जब शेयर निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ये वाला कार्बन जो Cl से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये 1 डिग्री बनेगा। हमें पता है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो 3 डिग्री रिएक्शन ज़्यादा क्या देगा, तेज देगा। तो ये जो कंपाउंड है ये ज़्यादा तेज क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो ये पहली चीज़ ये ध्यान देना, हमेशा हमारे SN1 के कार्बोकेटाइन का ऑर्डर जो होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। ये सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट गेव फास्टर SN1 और फास्टर SN2। SN2 में बात करेंगे, SN1 कौन देगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। दूसरी चीज़ जो डिपेंड करते हैं, नंबर 2, अगर तुम बताओ तो दूसरी चीज़, सबसे पहले नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड तुम्हारा लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल का नेचर और लिविंग ग्रुप का नेचर। अब तुम्हें पता है लिविंग ग्रुप कौन है, जो छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है, अभी हेलोजन जो निकल रहा है, इसका नेचर कैसा होगा और न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा होगा। देखो पॉइंट सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, न्यूक्लियोफाइल को करना है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, राइट। एक टाइप से डोनेट ही हुआ, शेयरिंग ही होती है, बट एक टाइप का डोनेशन ही हुआ। इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने हैं, किसको, कार्बोकेटाइन को। अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने में माहिर होता है, हमने लुईस एसिड लुईस बेस थोड़ी पढ़ी है कि लुईस एसिड वो होते हैं जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं,
और लुईस बेस वो होते हैं जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो जितने ज़्यादा खतरनाक बेस होते हैं वो उतनी ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कराने, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हाई बेसिक नेचर का होना चाहिए, हाई बेसिक नेचर का होना चाहिए। जितना ना उसका बेसिक नेचर हाई होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। लेकिन इसी से उल्टा जो हमारा लीविंग ग्रुप होना चाहिए, जो हमारा लीविंग ग्रुप होना चाहिए, जो छोड़ रहा है, अब वो कम बेसिक होना चाहिए, क्योंकि जब वो बेसिक कम होगा तभी तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। खुद देखो Cl ने भी तो अपने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं कार्बन के साथ, तभी तो बना है ना, उसमें क्या बना है, बॉन्ड बन रखा है। अगर वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, तो वो छोड़ेगा ही क्यों कार्बन को। तो हमारा जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए वो ऐसा लेस बेसिक नेचर का होना चाहिए, क्योंकि उसको तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाने, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं। तो पॉइंट इतना है कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का पता है, तो न्यूक्लियोफाइल का नेचर होना चाहिए हाई बेसिक और लिविंग ग्रुप का नेचर होना चाहिए लेस बेसिक। ठीक है, ये तो दो चीज़ें। तीसरी चीज जिसमें हमारा SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है वो होता है सॉल्वेंट। अब ऐसा ध्यान से सुनना, कभी भी मैंने हमेशा बताया है कि तुम्हारी रिएक्शन ऐसी नहीं होती कि तुमने ये पकड़ा, यहाँ डाल दिया कार्बन, ये तुम्हारा CCl4 या CS3 CCl और यहाँ डाल दिया तुमने KOH, रिएक्शन होती नहीं। हमेशा किसी न किसी सॉल्वेंट पर रिएक्शन होती है, उसमें सॉल्वेंट में किसी न किसी सॉल्वेंट पर।